दोस्तों नमस्कार। जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं और उनका केस दिल्ली हाई कोर्ट में गया, जहां पे उनको जमानत नहीं मिली, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये जो अरेस्ट है ये इलीगल है। हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। ईडी ने बहुत सारे तथ्य उनके सामने रखे। 106 पेज का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आया और उस पे मैं अभी तक 7 वीडियोस बना चुका हूं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक। 9 अप्रैल से यह सीरीज मैंने शुरू की थी और आज पार्ट 8वां, मतलब आज 8वां हिस्सा है केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद। और जिस तरह से कोर्ट्स में कार्रवाइयां हुई हैं, उनकी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपके लिए की है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। केजरीवाल जिस तरह से अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत के संविधान और हर कानून को कहीं ना कहीं वो चकमा देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस बात को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। मैं पुराने 7 वीडियो की चर्चा यहां नहीं करूंगा। आप चाहें तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 7 तक मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको पूरा सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा कि किस तरह से शातिराना तरीके से केजरीवाल ने, कहूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि अपनी ही पार्टी को गुमराह किया, अपने ही नेताओं को गुमराह किया और कट्टर ईमानदारी का एक चोला पहनकर हर एक व्यक्ति को हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर यह दिखाने का प्रयास किया गया कि उनसे ज्यादा शरीफ और ईमानदार व्यक्ति दुनिया में भी नहीं है। ये एक मुखौटा था जिसको पहले हाई कोर्ट ने उतारा, अब नंबर है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट में जब यह मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते पहले ईडी से यह कहा कि आपको जो भी कहना है आप अपना एफिडेविट सबमिट करिए, और जो हफ्ता 29 अप्रैल से शुरू होगा उस हफ्ते में इस मुद्दे पे सुनवाई होगी। इसका मतलब यह है कि अगला हफ्ता केजरीवाल की जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और उसके कई कारण हैं जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। और सिलसिलेवार इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए मैंने आपके लिए 2 काम किए हैं। एक, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है केजरीवाल नामा। आप चाहें तो उसको केजरीवाल फाइल्स भी बोल सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे केजरीवाल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं इस घोटाले के बाद, उनको मैंने सम अप करने की कोशिश करी है, उसका डिटेल विश्लेषण किया है, उसके आपके सामने तथ्य रखे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 7 वीडियोस हैं जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं उसके बाद की वो वीडियो भी आपको केजरीवाल नामा जो मेरा फोल्डर है उसमें, या अदरवाइज आपको सर्च करेंगे तो वो मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हाई कोर्ट से फेवरेबल जजमेंट नहीं मिला केजरीवाल को तो एक्सपेक्टेड था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इनफैक्ट वो हाई कोर्ट जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। जब निचली अदालत ने उनको जेल भेजा था तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे ये कहने कि साहब आप हमारे को रियायत दीजिए, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपके लिए इमरजेंसी कोर्ट नहीं बैठेगा, आपको लाइन से आना पड़ेगा और जिस कोर्ट में आपका केस लगेगा वहां सुनवाई होगी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल के वकीलों को पता लगा कि मनीष सिसोदिया को और बाकी लोगों को भी रियायत नहीं मिली है, बेल नहीं मिली है, इन्होंने तुरंत अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। क्योंकि अगर एक बार एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाती तो इनके सारे रास्ते बंद हो जाते। अपने आप को अरेस्ट से बचाने के लिए और जनता की नजरों में ये बताने के लिए कि हम कट्टर ईमानदार हैं और ये अरेस्ट ही गलत हुआ है, केजरीवाल ने बेल एप्लीकेशन नहीं डाली हाई कोर्ट में। उन्होंने डाला कि ये केस ही फर्जी है, इस केस को ही निरस्त किया जाए और मुझे मुक्त किया जाए। हाई कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए केजरीवाल की बात को नहीं माना और जैसी अपेक्षा थी पूरा डिटेल एनालिसिस, दोबारा मैं कहूंगा आप मेरे जो वीडियो पार्ट नंबर 1 से लेकर 7 है उसमें इस पूरे केस का डिटेल में वर्णन है, आप देख लीजिएगा।
लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था कि हाई कोर्ट में जब रियायत नहीं मिली तो ये दौड़ के आज फिर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा कि हमें आपकी दलील सुनी, लेकिन हमें ईडी का जवाब भी चाहिए। और ईडी को यह कहा गया कि आप जो भी आपको कहना है वो आप लिखित में दीजिए। अब ये बात तो ईडी को भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी देना है और लिखित में देना है तो वो बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो ईडी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, वहां के अधिकारियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि अगर बगैर तथ्यों के आधार पर अगर आप किसी व्यक्ति या पॉलिटिशियन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इसके अपने लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, सोशल इम्प्लीकेशन भी होते हैं। तो अब ईडी ने क्या कहा? ईडी ने यह कहा कि साहब जो केजरीवाल हैं ये दोनों तरफ किंग पिन है। पहले तो भ्रष्टाचार में पैसा उगाही का इन्होंने पॉलिसी बनाई, और जो लीकर माफिया है उसके साथ ये डायरेक्ट टच में थे। इनके अपने जो मिडल मैन थे, विजय नायर जैसे लोग, उनके माध्यम से पहले तो इन्होंने पैसा मांगा, और दूसरी तरफ जब ये पैसा उन्होंने रिश्वत के रूप में मांगा और जब इनको ये पैसा मिला तो ये पैसा गया आम आदमी पार्टी के, जिसके ये मुखिया थे और मुखिया हैं, क्योंकि ना तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन किया है ना आम आदमी की कुर्सी से। इसका मतलब रिश्वत पैदा करने में केजरीवाल का एक्टिव रोल है और उस रिश्वत को कंज्यूम करने में भी केजरीवाल का एक्टिव रोल है। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो बार बार हमारा पीएमएलए एक्ट है, इवन जो करप्शन एक्ट है उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात करते हैं, इलीगल गेन की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों में ही उसको जनरेट करने में और उसको कंज्यूम करने में केजरीवाल की अहम भूमिका है। और ये उन्होंने बताया कि किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने पॉलिसीज डिस्टॉर्ट करी और आम आदमी पार्टी के मुखिया होते हुए उस रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया। ये बात बहुत क्लियरली एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। इसके अलावा केजरीवाल खुद इंस्ट्रूमेंटल रहे ये जो टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर एग्जॉर्बिडेंट मार्जिन अप टू 12%, 5 से बढ़ाकर जो 12% किया गया, इसका जवाब अभी तक मनीष सिसोदिया ने नहीं दिया, ना संजय सिंह ने दिया, ना सत्येंद्र जैन ने दिया, ना किसी और आम आदमी के नेता ने दिया, ना वो आज तक हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन आज तक आम आदमी के नेता ये नहीं बता पाए कि 5% से 12% प्रॉफिट मार्जिन करने का आइडिया किसका था। मोदी ने तो आइडिया दिया नहीं, बीजेपी ने आइडिया दिया नहीं, जिसको ये सुबह शाम गाली देते हैं। सवाल अब इस बात का है तो ये आइडिया आया कहां से? क्या राहुल गांधी ने दिया, केजरीवाल ने दिया, ममता बनर्जी ने दिया, या किसने दिया? ये बात बताने को तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग भी सामने नहीं आए हैं जहां पे ये प्रपोजल आया हो कि 5% से 12% किया जाए और उसका आधार ये है। एक भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग या एक्सपर्ट्स की मीटिंग या ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग का एक भी मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है जहां पे जस्टिफिकेशन दिखाया गया हो कि 5% से 12% करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा खेल हुआ है ये आर्बिट्री है विद मालाफाइड इंटेंशन। खराब नीयत से देश की पॉलिसीज को और खासकर दिल्ली राज्य की पॉलिसी को बदला गया, इसके पीछे नीयत खराब थी। ये बात ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताई है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है कि केजरीवाल के खिलाफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट केस है। Proceeds of crime is not restricted to the bribe amount of 100 crore. It is also includes the profit generated by bribe giver to the tune of 12%. ये सिर्फ 12% का जो रिश्वत, जो 12% साउथ ग्रुप ने केजरीवाल को दिया है 100 करोड़ रुपए, ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। ये पूरी की पूरी लीकर पॉलिसी को 5 से 12% करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब तक ये पॉलिसी रहती ये प्रॉफिट कमाते रहते और राज्य सरकार को लगातार नुकसान होता रहता। तो ये एक टाइम की ब्राइब नहीं है, ये ब्राइब मशीन क्रिएट की गई थी केजरीवाल के द्वारा। इंजीनियर है ना, आईआईटी पास है, तो उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, एक ऐसी मशीन बना दी जिससे लगातार ब्राइब जनरेट होती रहेगी और केजरीवाल को मिलती रहेगी।
Rupees 100 crore is the bribe amount. The petitioner made a policy which facilitated the bribe recovery of the bribe paid. इसका मतलब ये है कि पहले आप एडवांस में लेते थे रिश्वत। केजरीवाल पहले साउथ ग्रुप से उन्होंने एडवांस में रिश्वत ली। जब उस ग्रुप ने कहा कि साहब हमको रिश्वत देने से क्या फायदा होगा, तो केजरीवाल ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो रिश्वत आपने हमें दी है आप उसको एडिशनल प्रॉफिट मार्जिन से रिकवर कर सकते हैं। मतलब पहली बार हिंदुस्तान में आपको ये देखने को मिला होगा कि किस तरह से एक रिश्वत को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में केजरीवाल ने डिजाइन किया कि आप पहले रिश्वत दीजिए, फिर उस रिश्वत के बदले हम आपको लाइसेंस देंगे और उस लाइसेंस से जो आपने रिश्वत कमाई है वो आपको मिलेगी। तो पहले तो आप जो एडवांस दिया उसको वसूल कर लेंगे, उसके बाद जितना आप एक्सेसिव प्रॉफिट कमाएंगे, मतलब 5% से 12%, जो एडिशनल प्रॉफिट होगा उसका 1/3 हर बार केजरीवाल को मिलेगा। अब उसमें से कितना पार्टी में जाएगा, कितना बिटकॉइंस में जाएगा, कितना कहाँ इन्वेस्ट होगा, ये निर्णय केजरीवाल करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वही हैं और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता भी वही हैं। The policy which fixed 12% wholesalers profit enabled recovery of the bribe paid, therefore projecting taint recouped bribe amount as untainted wholesalers profit margin। मतलब आपने तो रिश्वत ले ली, आपका काम खत्म। अब प्रॉफिट मार्जिन क्योंकि वो वाइट के रूप में आएगा होलसेलर के पास, तो उनको उनका पैसा मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिश्वत दी गई वो आपने रिश्वत पॉलिसी डिस्टॉर्ट करने के लिए एडवांस में ले ली और लाइफ लॉन्ग लेते रहेंगे अपना हिस्सा। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने केजरीवाल को जाके रिश्वत दी, क्योंकि उस समय तो पॉलिसी थी नहीं, आपने तो एडवांस में ले ली। अगर आप पॉलिसी बनने के बाद 100 करोड़ लेते तो फिर ये आर्ग्यूमेंट आता कि साहब इन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिश्वत ली। ये खेल केजरीवाल ने किया कि हमें तो एडवांस में पैसा मिला था, उस समय तो पॉलिसी थी नहीं, तो आप कैसे कहोगे कि हमने पॉलिसी बनाई और उससे रिश्वत लिया। ये खेल केजरीवाल ने करने की कोशिश की है। This is how the petitioner was directly and indirectly involved in the process, actively connected with the pursuit of crime by actively assisting making policy which enables recouping the bribe by bribe bearer in the garb of wholesale profit। जो मैंने आपको बताया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि ये पूरा खेल बड़ा क्रिएटिव वे में किया गया कि पहले रिश्वत और फिर पॉलिसी के माध्यम से प्रॉफिट कमाइए, अपनी रिश्वत के पैसे को रिकवरी करिए और उसके बाद जब आपकी रिकवरी हो जाती है उसके बाद जितना प्रॉफिट होगा उसकी भी शेयरिंग होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो ईडी के हलफनामे में कहा गया है, ED alleged that 45 crore parts of the perceived crime was utilized by Aam Aadmi Party in Goa election. Since Kejriwal is a national convener for the party, he has vicarious liability for the offence committed by AAP. In this regard, ED relied on Section 70 of PMLA Act to contend that political party is an association of people and can be brought under PMLA। क्योंकि केजरीवाल ने तो ये सोचा था कि भाई अब तो पॉलिटिकल पार्टी है तो पीएमएलए के अंडर आएगी नहीं, क्योंकि कहीं पे भी ये पीएमएलए में नहीं लिखा था कि पॉलिटिकल पार्टी अगर चंदा लेती है इस तरह से रिश्वत के रूप में या रिश्वत का पैसा चंदे के रूप में लेती है तो पॉलिटिकल पार्टी पे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को माना कि एसोसिएशन ऑफ पीपल, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी की, तो पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन है अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे एक टर्म लिखी गई है एसोसिएशन ऑफ पीपल, और सेम टर्मिनोलॉजी पीएमएलए एक्ट में लिखी गई है एसोसिएशन ऑफ पीपल। अब आप उसको कंपनी बोलो पॉलिटिकल पार्टी बोलो, दोनों तरफ इंटेंशन ये है कि इट इज एसोसिएशन ऑफ पीपल। इसीलिए केजरीवाल का ये आर्ग्यूमेंट कि हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कंपनी नहीं है, लेकिन आप एसोसिएशन ऑफ पीपल तो हो, ये बात बहुत क्लियर कानून में हो जाती है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज आल्सो चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पूरा रास्ता साफ किया, और ये आम आदमी पार्टी के कन्वीनर थे, और डेफिनेशन के हिसाब से आम आदमी पार्टी एक, अगर आप कहें लूजली, कंपनी आ जाती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए ये कहना कि साहब इनका कोई रोल नहीं है और पार्टी का कोई रोल नहीं है और वो आम आदमी पार्टी या उसके मुखिया पीएमएलए के दायरे में कवर नहीं होते हैं,
ये अपने आप में मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट है। केजरीवाल के ऊपर जिम्मेवारी बनती है क्योंकि ये पार्टी के मुखिया थे, और पार्टी कुछ भी गलत काम करती है तो मुखिया की जिम्मेवारी होती है कि उसको ओन करे, क्योंकि बगैर उसकी परमिशन के कुछ नहीं होता है पार्टी में, और केजरीवाल की पार्टी में तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता बगैर उनके। इसके अलावा एक और बात उन्होंने कही कि साहब केजरीवाल ने यह कहा कि हमें लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा। तो ईडी का यह कहना था कि देखिए, अगर कोई आदमी 9 बार समन इग्नोर कर देता है, 9 बार हमने इनको बुलाया और 6 महीने से बुला रहे हैं, ये खुद नहीं आए, अब लोकसभा चुनाव सिर पे आ गया, हमें मजबूरन इनको अरेस्ट करना पड़ा, तो अगर ये 6 महीने पहले आ जाते तो शायद अभी तक छूट भी जाते, बरी भी हो जाते, अगर कोई इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता था। और बाकी लोग जो जेल में हैं वो भी इनके कारण परेशान हैं क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिले किसने किया, इलेक्शन तक इंतजार किसने किया? केजरीवाल ने खुद ने किया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि साहब इलेक्शन नजदीक है और मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, हम तो आपको 6 महीने पहले से बुला रहे थे। और दूसरी बात, इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी लोग जेल में बंद हैं, अगर वो सब नामांकन पत्र फाइल कर देते हैं, सब पॉलिटिशियन बनने का प्रयास करते हैं, तो क्या कोर्ट सबको छोड़ देगी? क्या आप जाइए चुनाव लड़िए? क्या ये देश का कानून इजाजत देता है? अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की भी व्याख्या करनी होगी कि एक व्यक्ति, क्योंकि कानून में चीफ मिनिस्टर और आम आदमी, देश के किसी भी नागरिक के बीच में कोई एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि कल को अगर जितने कैदी, खूंखार कैदी जेल में बैठे हैं और सब वो अपना अपना नामांकन पत्र फाइल कर लें कि मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना है, मुझे मुखिया का चुनाव लड़ना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, चाहे निर्दलीय ही सही, कोई जरूरी तो नहीं है कि आप पार्टी से एफिलिएटेड हो, तो कल को हिंदुस्तान के सारे कैदी अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने लग जाएंगे तो क्या कोर्ट सबको माफी देगा या केजरीवाल के लिए एक नया कानून बनेगा? सवाल इस बात का है दोस्तों। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो जो हमें समझनी होगी कि केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, 170 मोबाइल फोन इन्होंने तोड़े या बदले, इनकी और इनकी टीम ने, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन में बाधा आई है। अब ये सब सारे तथ्य केजरीवाल के सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इनको इग्नोर करेगा, केजरीवाल की बात सुनेगा और उनको चुनाव के लिए बेल दे देगा, या केजरीवाल एक मुजरिम की तरह ट्रीट किए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट कोई नई परिपाटी शायद शुरू ना करे? ये तो अगला हफ्ता बताएगा। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगाहें रहेंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बार केजरीवाल को रियायत दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जिस तरह से ईडी ने एक एक करके प्रूफ दिए, जो कानून की धज्जियां उड़ा रहा, वो अगर सुप्रीम कोर्ट की सहानुभूति पा जाता है इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियन, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर चुनाव से पहले सैकड़ों एप्लीकेशन कोर्ट्स पहुंच जाएंगी कि साहब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें निकाल दिया जाए, और सब केजरीवाल का रेफरेंस कोर्ट करेंगे। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है तो कोई ना कोई तो ऐसा जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को देना होगा जो कन्विंसिंग होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठने लाजिम होंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा केजरीवाल को जेल से बाहर कैंपेन करने की या नहीं देगा? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।